ये जो सारे मॉडल्स हैं ये किसी ना किसी तरह से ये रिलेटेड हैं टीचिंग के साथ, या इनका जो नेचर और जो पर्पस है वो एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। लेकिन एजुकेशन में कौन कौन से एरियाज होते हैं, किस तरह से नॉलेज को हम गेन करते हैं, किस तरह से नॉलेज हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, इसके संबंध में हमारे पास 3 प्रश्न आते हैं। पहला ये कि नॉलेज किस तरह से क्रिएट होती है, यानी ज्ञान बनता कैसे है। दूसरा कि लर्नर अपने माइंड में किस तरह से जो उसके पास ज्ञान है उससे को वो बिलीव्स में और वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करता है। और तीसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि ये जो ज्ञान का भंडार हर लर्नर के पास होता है, हम उसको लाइफ में प्रयोग में कैसे लाते हैं। इसके अनुसार इन मॉडल में आपसी संबंध बिठाए जा सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब इन लॉ मॉडल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये मॉडल एक दूसरे के साथ भी रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक मॉडल सिर्फ एक ही काम करता है, यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही हेल्प करता है। ये एक दूसरे के साथ संबंधित भी हैं, क्योंकि ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल सोशल इंटरेक्शन के साथ भी रिलेटेड है, पर्सनल डेवलपमेंट के साथ भी रिलेटेड है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो बच्चा अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर सकता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो उसका पर्सनल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, उसके बिहेवियर में भी चेंज आता है। तो इस तरह से ये मॉडल एक दूसरे से मिले हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, यानी माइंड नॉलेज को क्रिएट कैसे करता है। तो ये जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज है इसको पढ़ा जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म में, यानी रचनावाद में। रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म इस थ्योरी को बिलीव करता है कि लोग खुद अपनी नॉलेज को क्रिएट करते हैं। ज्ञान हर मनुष्य अपने लिए खुद उत्सर्जित करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में 3 डिफरेंट व्यूज आते हैं। एक आता है पर्सनलिस्टिक व्यू जिसमें इंडिविजुअल सेंटर में रहता है। दूसरा है सोशल व्यू जो ये कहता है कि कोई भी ज्ञान जो है ये सोशल इन्वायरमेंट में क्रिएट होता है। और तीसरा आता है एकेडमिक मोड्स, यानी ज्ञान को अलग अलग डिसिप्लिन में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहले हम जानते हैं पर्सनलिस्टिक व्यू के बारे में। पर्सनलिस्टिक व्यू ये कहता है कि इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो सेंटर है, और एजुकेशन का काम क्या है कि वो लर्नर को अपने आप को समझने में हेल्प करे। अपने आप को समझेगा तो वो अपने आसपास के वर्ल्ड को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएगा। सोशल व्यू कहता है कि नॉलेज चाहे क्रिएट हो चाहे इस्तेमाल में है या कोई भी फंक्शन करती है उसके लिए सोशल एनवायरनमेंट जरूरी है। बिना सोसाइटी के नॉलेज का कोई मोल नहीं है। हम सारा जो ज्ञान है वो उसको कैसे महसूस करते हैं, कैसे उसके बारे में समझ बनाते हैं और उसको किस तरह से यूज करते हैं, चाहे हम ऑडिटरी वे में, चाहे विजुअल या चाहे फिजिकल, इन तीनों तरीकों में जब हम नॉलेज को कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें इमोशनल और पर्सनल इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशन जरूरी है। यानी ज्ञान वो जो सामाजिक तौर पे क्रिएट होता है, सोसाइटी में क्रिएट होता है और सोसाइटी में ही इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आप ज्ञान को सोसाइटी से अलग करके नहीं देख सकते। थर्ड मॉडल इज रिलेटेड टू एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी ज्ञान को डिफरेंट डिसिप्लिन्स में कैटेगराइज किया जा सकता है जिससे लर्नर बेहतर तरीके से उस पर्टिकुलर विषय के बारे में जानकारी ले सकता है। तो इसमें मेथड्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन लर्नर को हेल्प करते हैं ताकि वो नए आइडियाज को जान सके और इसमें रिसर्च कर सके, यानी डिसिप्लिन्ड इंक्वायरी कर सके। डिसिप्लिन्ड इंक्वायरी इज अनदर वर्ड फॉर रिसर्च, जिसका मतलब है कि ऐसा मेथड ऑफ इंक्वायरी जिसमें लर्नर खुद अपने एफर्ट के द्वारा जो डिफरेंट लर्निंग्स हैं उसको गेन कर पाता है और इस तरह से गेन कर पाता है जिससे एरर्स कम से कम हो, या अगर कोई एरर हो भी रहे हैं तो वो उसके ऊपर पूरा ध्यान देता है, उसको डॉक्यूमेंट करता है। तो एकेडमिक मॉडल मोड्स ये बताते हैं कि ये ऐसे मेथड हैं जिसमें लर्नर खुद भी रिसर्च मेथड से ज्ञान हासिल कर सकता है और इसमें बेहतर कर सकते हैं हम लर्नर को अगर हम उसको इन एकेडमिक टूल्स को प्रयोग में लाने की विधि विकसित कर दें,
यानी लर्नर को अच्छा रिसर्चर बना दें तो लर्नर खुद अपने लिए ज्ञान क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू आवर माइंड इज हाउ द नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, यानी जो भी जानकारी हम लेते हैं उससे हम किस तरह से अपने विचार बनाते हैं, वैल्यूज बनाते हैं, थिंकिंग प्रोसेस बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज हाउ द नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। इसमें एक टर्म यूज होता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन टर्म एक मनोविज्ञान से संबंधित टर्म है जिसे मन के रूप में भी माना जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि मन और मस्तिष्क को अलग अलग समझा जा सकता है। तो जब हम मन की बात करते हैं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू मेटाकॉग्निशन। ये उन अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करता है, उन विचारों या उद्देश्यों के बारे में बात करता है जिसको हम अपने लाइफ में एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। मन की बात को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि खुद को समझने से रिलेटेड है। तो जैसे हम समझने को एक मेंटल एबिलिटी समझते हैं, एक मेमोरी को या स्मृति को, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, जैसे ये हमारी एक एबिलिटी है, उसी तरह मेटाकॉग्निशन भी हमारी एक कॉग्निटिव एबिलिटी है, मस्तिष्क से संबंधित एक हमारी एबिलिटी है, हमारी क्षमता है। तो इसको कहा जाता है कि मेटाकॉग्निशन का मतलब है सोच के बारे में हम कैसे सोचते हैं, मतलब हम कैसे सोचते हैं कि हमने जो सोचा है उस सोचने का प्रोसेस क्या है, या जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हमने किस तरह से बनाया है। तो ये प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसमें हम साथ साथ हम असेसमेंट भी करते हैं, हमारी एबिलिटी टू थिंक है जिससे हम अपने विचारों को, थॉट्स को रेगुलेट कर पाते हैं। तो ये हेल्प करता है लर्नर को इस विचार को समझने में कि वो किस तरह से अपने ज्ञान को रेगुलेट कर सकता है, किस तरह से उनको अपने विचारों में, अपनी वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकता है। सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द लर्नर टू रेगुलेट one's own thoughts. Understanding of metacognition will help the student to develop conscious control over tools for learning. तो अगर हम ये मेटाकॉग्निशन के प्रोसेस को समझ लें और लर्नर को समझा पाएं तो लर्नर खुद अपनी लर्निंग को कंट्रोल कर सकता है। उसने कौन से टूल यूज करने हैं, किस तरह से यूज करने हैं, इसके ऊपर भी वो एक कॉन्शियस कंट्रोल बना सकता है, अपनी लर्निंग को प्लान कर सकता है और उस लर्निंग टास्क को उसने कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से उसने उसको ग्रहण करना है, इसके बारे में भी वो प्लानिंग कर सकता है बाय सेल्फ असेसिंग एंड बाय सेल्फ करेक्टिंग। यानी वो अपने लिए एक कॉग्निटिव स्ट्रेटजी डेवलप कर सकता है। तो ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा मेटाकॉग्निशन की, लर्नर की कैपेसिटीज को कैसे इम्प्रूव कर दें, उसके स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर दें ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सके। Inquiry into process of learning like a scientist and solve his problem is also related to metacognition. जब हम ये सीख जाते हैं कि हम कैसे सीखते हैं, जब हम ये सीख जाते हैं कि हम ज्ञान को कैसे बनाते हैं, तो हम अपने आप के लिए अन्वेषण के द्वारा यानी रिसर्च के द्वारा नया लर्निंग भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके द्वारा जो नई समस्याएं जिनके बारे में पहले से कोई ज्ञान हमारे पास नहीं है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी मेटाकॉग्निशन ये हमारी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग को इम्प्रूव करता है जिससे हम बेहतर और एफिशिएंट और ज़्यादा बेहतर तरीके से टूल्स को यूज करने वाले बन सकते हैं और बेहतर कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर सकते हैं, बेहतर स्किल्स को सीख सकते हैं और ऐसी नई तरह की सोच बना सकते हैं जिससे हम एक साइंटिस्ट की तरह, एक अन्वेषक की तरह अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो ये भी एक लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करने वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू आवर माइंड इज हाउ द नॉलेज इज अप्लाइड। अब जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको हम अपनी डेली लाइफ में या लाइफ में किस तरह से समस्याओं को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है इट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के बारे में हमने पहले से भी कई सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। यहाँ पर मैं लूँगी सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन, एक
which is given in Merriam-Webster Collegiate Dictionary, जिसमें कहा गया है कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न और अंडरस्टैंड और डील विद न्यू और ट्राइंग सिचुएशन। तो वो एबिलिटी जिससे हम अपने ज्ञान को अप्लाई करते हैं समझने के बारे में, या किसी नई समस्या या कोई समस्या नए रूप में आ जाए उसको, उसकी समस्या को सुधारने के लिए जब हम अपने ज्ञान को प्रयोग में लाते हैं, इस एबिलिटी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब इंटेलिजेंस के बारे में कई सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी जेंडर का, किसी भी रेस का, किसी भी एथेनिसिटी का जो इंडिविजुअल है वो इंटेलिजेंट हो सकता है। और जो इंटेलिजेंस है ये ऐसी बाहरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती जिसको आप किसी कंट्री के साथ या किसी जेंडर के साथ या किसी रेस के साथ जोड़ सकें, और ना ही ये फिक्स्ड होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लर्निंग में हम इंटेलिजेंस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लर्निंग में हमने ये भी पढ़ा है कि इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल होती है। इसके बारे में कई सारी थ्योरीज हैं। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, जो हमें ये बताती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की इंटेलिजेंस हो, इंटेलिजेंस अलग अलग फील्ड में अलग अलग भी हो सकती है। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग लर्निंग मॉडल, अलग अलग टीचिंग मॉडल अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं, और सभी तरह की इंटेलिजेंस हालांकि नॉलेज के ऊपर बेस्ड है और मेटाकॉग्निशन के ऊपर भी बेस्ड है, लेकिन अगर हम लर्नर की जो इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव कर दें तो वो खुद से अपनी नॉलेज को अप्लाई करने लायक हो सकता है। तो इंटेलिजेंस क्या है? इट इज असेसमेंट ऑफ लर्नर्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द माइंड। ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी कई तरह की हो सकती है। एंड स्पेसिफिक मोड्स ऑफ लर्निंग यूटिलाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस टू टीच थ्रू देम। तो अलग अलग तरह के जो मॉडल्स हैं वो अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट्स को डेवलप करते हैं और यूज करते हैं ताकि लर्नर को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो चाहे वो कैटेगराइज्ड हैं इन 4 कैटेगरीज में, लेकिन असल में वो संबंधित हैं इन 3 प्रश्नों से कि लर्निंग या नॉलेज किस तरह से क्रिएट होती है, किस तरह से बिलीव्स में कन्वर्ट होती है और किस तरह से समस्याओं को सुधारने में प्रयोग में लाई जाती हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सभी मॉडल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। ये सभी मॉडल एक दूसरे के ऊपर भी डिफरेंट तरह का इम्पैक्ट बनाते हैं। तो क्रॉस कनेक्शंस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक मॉडल की एक ही चीज़ डेवलप करता है, लेकिन किस मॉडल को टीचर किस समय पे प्रयोग में लाएगा, किस तरह से सिलेक्ट करेगा, इसके लिए उसको सभी मॉडल्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। आगे आने वाले लेसन्स में हम इन सभी मॉडल्स के बारे में, सभी फैमिलीज के बारे में पहले पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेस फैमिली के बारे में, सभी फैमिलीज के बारे में, और फिर आगे आने वाले लेसन में हम इन सभी मॉडल्स के बारे में डिटेल में भी जानकारी लेंगे ताकि हम by the end of this course we become proficient of using these models for improvement in teaching and learning process। आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सभी मॉडल्स के ऊपर मैं अलग अलग लेसन्स प्रिपेयर करूंगी, जिससे आप इनके सिंटेक्स को समझ सकें, आप इनको कैसे अप्लाई करना है, आपकी इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।